नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिराज वली ख़ान और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ जिसका नाम है अनमोल कांग्रेसी। इस अनमोल कांग्रेसी के तहत हम सन 89 से पहले के उन कांग्रेसियों को आपके दरमियान लाते हैं जिन्होंने 89 से पहले के कांग्रेस ज्वाइन करी और कभी कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ा। लेकिन आज यह हमारी वीडियो बिल्कुल नई होगी और एकदम ख़ास होगी, क्योंकि इसमें आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाएंगे ना वो खुद बल्कि उनका पूरे का पूरा बैकग्राउंड कांग्रेसी है और उनके वालिद जो अपनी कम उम्री में कांग्रेस के एआईसीसी मेंबर बन गए और अपनी 75 साल की उम्र में तकरीबन 48 साल एआईसीसी मेंबर रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब ज़ैनुल बशर साहब की, जिनकी सियासत शुरू होती है गाज़ीपुर से। उस गाज़ीपुर से जिसको आज आप लोग किन्हीं दूसरी नामों से, किसी दूसरी शख्सियतों की वजह से पहचानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमान बशर साहब की, जो उनके बेटे हैं। वो भी यूथ कांग्रेस से लेके और तमाम कांग्रेस के पदों पर, तमाम जिम्मेदारियों पर रह चुके हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आज पहली दफ़ा मैं किसी ऐसी शख्सियत से बात कर रहा हूँ जिससे मैं उसके बारे में और उसकी एक जनरेशन पहले उनके वालिद के बारे में बात करूँगा। तो सलमान साहब से बात करते हैं। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक हमारी छोटी सी सीरीज़ है जिसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ। तो आपसे बात हुई और पता चला आपके वालिद के बारे में, ज़ैनुल बशर साहब। उन्होंने कम उम्री में एआईसीसी की मेंबरशिप हासिल कर ली, जो आज बहुत बड़ी चीज़ है आज के दौर में। और तकरीबन 48 साल आपने बताया कि उन्होंने एआईसीसी की मेंबरशिप हासिल रखी। उसके बाद की बहुत सारी बातें आपने बताई, वो आप दर्शकों को वालिद साहब के बारे में कुछ उनका बैकग्राउंड, कुछ हिस्ट्री उनकी ज़ैनुल बशर साहब की आप बताइए उसके बारे में। देखिए, हम लोग गाज़ीपुर से ताल्लुक़ हम लोगों का रहा जी। और हमारी एक ज़मींदार फैमिली रही गाज़ीपुर में। जी। मेरे दादा भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे। दादा क्या नाम उनका? हाजी अतहर हुसैन साहब। हाजी अतहर हुसैन साहब। और मेरे वालिद साहब काफ़ी कम उम्री से बहुत ही इनकलाबी शख्सियत थे। जी। उन्होंने अपनी बहुत आला तालीम हासिल की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट रहे वो फ़िलासफ़ी में, एमए में, और बहुत अच्छा लिखते पढ़ते थे। जी। और उनको मुल्क की और कौम की तरक्की की बड़ी परवाह रहा करती थी। जी। उन्होंने कारोबारी मामलात से ज़्यादा हमेशा कौमी मामलात को ऊपर रखा, इंसानी तकाज़ों को ऊपर रखा। जी। और उन तकाज़ों की वजह से आज वो जाने और पहचाने जाते थे। वो जवाहरलाल नेहरू जी से भी बड़े मुतासिर थे और मैडम इंदिरा गांधी मरहूम उनको बहुत मानती थी। जी। वो एआईसीसी के मेंबर तभी से हो गए थे जब जवाहरलाल जी थे। उसके बाद वो मुस्तकिल एआईसीसी के मेंबर होते रहे। गाज़ीपुर कम्युनिस्टों के नाम से जाना जाता था उस वक्त। और कांग्रेस का कोई भी आदमी, कोई भी उस कांग्रेस के दौर में भी कांग्रेस के लोग वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो पाते थे गाज़ीपुर से। वो बैकवर्ड इलाका था। जी। पूरे तौर पर बैकवर्ड इलाका था। जी। और अब बैकवर्डनेस की वजह से वहाँ पर कम्युनिस्टी आंदोलन अपने उरूज पे था। सरजू पांडे जी वहाँ से बहुत साल एमपी रहे। उसके बगल के एक घोसी संसदीय क्षेत्र होता था, उससे झारखंडे राय जी हुआ करते थे। तो ये तमाम उधर उस तरीक़े का माहौल वहाँ था। वो 77 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े, 77 में इमरजेंसी के बाद। और मैडम गांधी, इंदिरा गांधी और संजय गांधी जी के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में वोट पाने वालों में से थे। उस ज़माने में सारी सीट कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हार गई थी। जी। उसके बाद 80 में वो लड़े और फिर उन्होंने बड़े ही क्लोज़ कॉन्टेक्स्ट में सरजू पांडे जी को हराया और फिर एक बार और जीते और हराया।
और फिर तीसरी बार भी वो बहुत कम वोट से हार गए 90 में। 2 साल 10 साल वो मुस्तकिल 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे कांग्रेस से। आपने बता रहे हैं कि वो चुनाव लड़े 3 नहीं, चुनाव तो 4-5 लड़े। अच्छा, लेकिन हाँ। 2 बार कंटिन्यू 10 साल जीत गए मेंबर वो। ऑफ पार्लियामेंट रहे। हाँ रहे वो। इसमें एक और आपने जिक्र किया था कि उनके पार्लियामेंट रहते 10 साल उनको एक किसी मैगजीन का आप हवाला दे रहे थे, उस मैगजीन में एक फोर्ब्स मैगजीन, इंटरनेशनल मैगजीन निकलती है। हाँ। उसने एक सर्वे किया था कि 10 बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो डेमोक्रेसीज हैं। जी। हिंदुस्तान भी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जाहिर है, इसलिए यहाँ के लोगों का भी नाम था। तो उन 10 बड़े तेज तर्रार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संसदीय क्षेत्र में जो निपुण लोग हैं, 10 बेस्ट पार्लियामेंटेरियन में मेरे वालिद साहब का नाम 87 में करीब या 88 में गालबन, ठीक से याद नहीं है, 87 या 88 में वो 7th पोजीशन में थे। अच्छा। हिंदुस्तान से सिर्फ 2 ही आदमी थे सर्वे में, और 3rd पोजीशन पे मधु दंडवते जी थे जो महाराष्ट्र के थे। और वो थे, और 7th पोजीशन पे मेरे वालिद ज़ैनुल बशर साहब थे। अच्छा। तो इस तरीके का उनका पार्लियामेंट्री का इतिहास रहा, और उन्होंने बड़ा काम गरीबों का, और कांग्रेस के बड़े ही ख़ास और नेहरू जी की पॉलिसी के बहुत बड़े समर्थक, और ये पक्का मानना कि मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इन सब लोगों का आपसी भाईचारा, गंगा जमनी तहज़ीब जिसमें कि आपसी साझा संस्कृति, मिली जुली संस्कृति के वो बड़े कायल थे। और वो आपको जान के ताज्जुब होगा कि जिस लोकसभा से वो जीतते थे वहाँ 2-2.5 लाख 8-10% सिर्फ मुसलमान हैं, बाकी हिंदू पब्लिक है जो उनको जिताया करती थी। और वो तमाम लोगों को भर्ती उन्होंने CRPF BSF उस ज़माने में थी, PAC में कम से कम 15-16 हज़ार लोगों को भर्ती कराया। उनके भर्ती कराए लोग आज 70,000 80,000 रिटायर होकर के पेंशन पा रहे हैं। हाँ, उनका परिवार ही बदल दिया। एकदम पिछड़ा इलाका, आप सोच नहीं सकते कि गाज़ीपुर कितना बैकवर्ड था। पुल नहीं, सड़क नहीं, दुनिया से कटा हुआ, गरीब लोग, पैरों में चप्पल नहीं, बदन खुली हुई, धोती पहने हुए, एक गरीब इलाका, सारी आबादी गरीब। आज ऊपर वाले की दुआ है, तमाम मेहनत काम आई। जी, दूसरे अंदाज में याद किया जाता है। वो बदलाव है, वो समय का बदलाव है, और फिर आने वाले दिन में समय का बदलाव होगा। तो वालिद साहब के बारे में आपने बताया कि जब वो पार्लियामेंट के इलेक्शंस लड़ते थे तो उनके चुनाव के संचालन में कहीं ना कहीं आपका भी पूरा मैं रहता था। अच्छा, पूरा मैं पूरा रहता था, मैं पूरा संचालन में रहता था। क्या उस वक्त की कुछ ऐसी कोई पॉलिटिकल घटनाक्रम जो आपको याद हो वालिद साहब से रिलेटेड? उनका आप बता रहे थे कि मैडम गांधी उन्हें बहुत मानती थी। उस वक्त जाड़े में चुनाव हो रहा था, गालवन 83, 84, 85 का जो सेकंड इलेक्शन हो रहा था। हाँ। और वहाँ एक लंका का मैदान है गाज़ीपुर में, उसमें मैडम गांधी को आना था। तब हेलीकॉप्टर से, क्योंकि सत्ता से वो तब हेलीकॉप्टर वगैरह से कम चलते थे, लोग बाई रोड या ट्रेन से चलते थे। तो रोड से सभाएं करते करते आने में रात भर जनता ने, रात भर लंका के मैदान में करीब 80-90 हज़ार लोगों ने अलाव जला करके मैडम गांधी का इंतज़ार किया। और 4 बजे सुबह वो आईं, और उन्होंने, आप समझ लीजिए कि बहुत ही तारीफ़ की कि गाज़ीपुर में इतनी बड़ी सभा जहाँ से मैं रात में होके आ रही हूँ, और अलाव जला करके माइक पे उनका भाषण हुआ, और बहुत ज़्यादा वो माना करती थी। वही नहीं मानते थे उनको, चौधरी चरण सिंह साहब से भी उनका बड़ा ताल्लुक़ था, वालिद साहब का। हाँ, वो भी उनको बहुत मानते थे। वो भी घटना आपको बता दूं, सन 80 में, 77 के बाद सन 80 में सरजू पांडे जनता पार्टी के ज्वाइंट उम्मीदवार थे। कम्युनिस्ट पार्टी और जनता पार्टी मिल के लड़ रही थी। चौधरी साहब हमारे बगल की एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है सैदपुर लोकसभा, वहाँ उनकी मीटिंग लगी हुई थी। तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर, वर्किंग प्राइम मिनिस्टर वही थे उस वक्त, मुरारजी भाई के बाद वही थे। और वो विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए थे, इसलिए सरकार गिर गई और इलेक्शन हो रहा था।
तो उन्हीं के वर्किंग प्राइम मिनिस्टर में, तो प्राइम मिनिस्टर तो एक होना चाहिए, हाँ। उसके बिना नहीं होता, तो चुनाव हो रहा था, तो वो आए, तो वो उनके, वो इतना मानते थे उनको, वो भी, उनका भी ताल्लुक़ था बहुत, क्योंकि उसी ज़माने से जब वो पढ़ाई लिखाई करते थे तो उनके तमाम लोगों से ताल्लुक़ थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई बगल से कौन लड़ रहा है, तो उनका सरजू पांडे जी लड़ रहे हैं, क्या कांग्रेस से कौन लड़ रहा है, क्या जैनुल बशर साहब लड़ रहे हैं। तो क्या अच्छा जैनुल बशर लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम फिर गाज़ीपुर नहीं जाएंगे, मऊ चले जाए, घोसी चले जाएंगे। अच्छा। और वो नहीं गए। अच्छा। लगा प्रोग्राम, सरजू पांडे बड़ा नाराज़ हुए, हाँ। और बड़ी हंसी हुई। हाँ। और जब वो पहली बार पार्लियामेंट में आए, शपथ लिया उन्होंने, तो जाहिर सी बात है नए मेंबर थे तो पीछे बैठे थे, और मिसेस गांधी उनसे खुश रहा करती, मिसेस गांधी भी थी, और मिसेस गांधी ये देश के तैजुब किया उन्होंने कि जब मेरे वालिद साहब ने शपथ लिया एज ए लोकसभा मेंबर, तो चरण सिंह जी अगली पंक्ति में प्राइम मिनिस्टर होने के नाते बैठे थे, और लोकसभा भी जीते थे वो, तो वो वहाँ से चल के पीछे गए और मेरे वालिद साहब को मुबारकबाद दिया। ओह। हाँ। अच्छा। हाँ, पार्लियामेंट के अंदर। हाँ, पार्लियामेंट के अंदर पीछे गए, पीछे की सीट पे गए, समझा कि नहीं, चल के स्पेशली उनको मुबारकबाद दिया कि आज हम बहुत खुश हैं कि तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। अच्छा, तुम्हारे जैसे लोगों को देश की ज़रूरत है। इसी वजह से शायद वो वहाँ मीटिंग के लिए नहीं गए। हाँ, नहीं गए वो, कि हम, हाँ, ऐसे लोग हुआ करते थे, ये जीत जाए, अच्छा आदमी जीत जाए। हाँ, ये सोच में फ़र्क। हाँ, ये सोच में फ़र्क था। अभी आपने जिक्र करा उस सभा का, हाँ, जिसमें आपने बताया रात भर मैडम गांधी का इंतज़ार किया, तो मैं ये भी देख रहा हूँ, क्योंकि हमारा भी पॉलिटिकल थोड़ा तजुर्बा है। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि उस वक्त की आवाम और नेता के बीच का जो रिश्ता था, हाँ, हाँ, उसमें भी अब बहुत फ़र्क आया है। नहीं नहीं, आवाम उस वक्त आवाम नेता को देवता तुल्य समझती थी जी। अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देवता, किसी को आप नेताजी कह दीजिए तो इसका मतलब कि वो ऐसा पुरुष है जो आम लोगों से ऊपर है और जनता की भावनाओं से सरोकार रखता है और लोगों के दुख दर्द में अगली पंक्ति में खड़े होने वाला व्यक्ति है, जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ लड़ने वाला व्यक्ति है। क्योंकि नेता ही थे, वो नेता ही कहलाते थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की जंजीरों को तोड़ा, फांसी के तख्ते पे चढ़े, जेलों की हवा खाई, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए। ऐसे लोगों को नेताजी कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस सरीखे बहादुर अनमोल मोती जो भारत ने पैदा किया, ऐसे लोगों को नेताजी कहा जाता था। यहाँ तक कि राजनारायण जी को भी आप कह सकते हैं, समाजवादी थे, ठीक है, हमारी पार्टी के नहीं थे, ठीक है, ऐसे लोगों को नेताजी कहा जाता था। यानी कि नेताजी कहने का मतलब, उदाहरण मैं ये दे रहा हूँ कि जो नेता है वो जनता की भावनाओं से पूरी तौर पर ओतप्रोत होकर के लोगों के लिए लड़ने के और क्रांतिकारी फैसले लेने में, समाज की कुरीतियों को ख़त्म करने में सक्षम व्यक्ति को ही नेता कहा जाता था। और इसीलिए बहुत आदर और सत्कार, आज का समय नहीं है, आज तो पेशा है, और हम लोग उस पेशे से ऊपर वाले की कृपा है कि दूर हैं, बचे हुए हैं, दूर हैं। सद्बुद्धि सलामत रहे, जनता की सेवा इसी तरह करते रहें, यही कामना और दुआ हम लोगों की है। अपने बुजुर्गों की कुछ तरबियत हाँ, है, हाँ, कुछ दुआएं हैं, हाँ, और हम तो दुआ ये करते हैं कि ये दुआएं कायम भी रहें और ये हम लोगों की तरबियत आगे काम आए। आज के दौर में कोई भी अपने नेता का, मतलब मेरे ख़्याल से पूरी रात तो इंतज़ार कतई नहीं करेगा। और नेताओं की भी अब उस वक्त आप ज़रा वो देखिए जिम्मेदारी कि वो ट्रैवल करते थे ट्रेन से या बाय रोड, कितना ट्रैवल करते होंगे, कितनी मेहनत, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेकिन सब कवर कर रहे हैं। तो उस वक्त पॉलिटिक्स करना ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि संसाधनों की कमी थी। आज इतने संसाधन हैं, उसके बावजूद हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं या हमारे विधायक हैं, वो लोगों तक उस तरह नहीं पहुंच रहे जैसे पहले पहुंचते थे। मुझे याद है, क्योंकि मेरे दादा मरहूम भी पॉलिटिक्स में थे, तो उस वक्त बैलगाड़ी
और उसके बाद फिर एक वक्त आ गया था जीप वगैरह का, तो उस जीप से जितना वर्क कर लेते थे, आज लोगों के पास इतने संसाधन है, सफारी और फलाना, उसके बाद भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। खैर, तो उनसे ताल्लुक़ आपकी राजनीति शुरू हुई, आपने उनका वक्त देखा, उनके साथ रहे, तो जाहिर तौर पे उन्हीं ने आपको भी प्रेरित किया कांग्रेस में आने के लिए, या आप खुद आए? नहीं, देखिए, हम उनके चुनाव का प्रचार करते थे। मैं उनका सबसे बड़ा लड़का हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अलीगढ़। आप लोग? हम लोग 2 भाई 2 बहन हैं। मैं भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, बाकी? बाकी एक भाई और हैं, वो भी काम से लगे हुए हैं जी। और पॉलिटिक्स में नहीं? दोनों पॉलिटिक्स में नहीं है, वैसे समाज की उसमें है, किसी पॉलिटिकल उस पर नहीं है, लेकिन कांग्रेस में ही है। हाँ, कांग्रेस में ही है और करते हैं, लेकिन कोई ऐसे नुमाया तौर पे नहीं है जी। तो ये एक, जब हम उनका प्रचार करते थे तो जाहिर सी बात है पार्टी से एक लगाव पैदा हो गया। तो यूथ कांग्रेस में मैं उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रहा। जी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ज़माने में NUCI का मैंने वहाँ पर बहुत काम किया और NUCI में भी बहुत एक्टिव रहा। और उसके बाद फिर चलते चलते आज मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूँ गाज़ीपुर से। जी। और कांग्रेस की ख़राब हालात में भी तमाम जगह का प्रभारी भी रहा हूँ यहाँ पे, और तमाम तरीके से कांग्रेस के दूसरे प्रदेशों में भी मिशन पे गया हूँ, कांग्रेस के काम करने का मौका मिला। तो ये सब हम लोगों का चूँकि हो रहा है। आपने अपने दादा का जिक्र किया है, वो फ्रीडम फाइटर रहे, उनका क्या नाम था, थोड़ा सा उनके बारे में? वो हाजी अतहर हुसैन साहब थे वो जी। और उनके बड़े भाई भी थे जी। यासीन साहब, वो हज नहीं किए थे। अच्छा। तो उस ज़माने में जब हालात मुल्क के बड़े ख़राब हो रहे थे, 42 से पहले, जी। और उन लोगों ने अपनी ज़मींदारी की परवाह नहीं किया और गांधी जी का सहयोग आंदोलन में और उसके पहले से, गांधी जी के पहले से वो लोग इस राय के थे कि भाई मुल्क आज़ाद होना चाहिए और आज़ादी से हम लोगों को रहना चाहिए। वो लोग इस राय के भी थे कि 2 मुल्क नहीं बनना चाहिए। जिन्ना साहब की जो 2 मुल्क की थ्योरी थी, उस थ्योरी के भी वो लोग ख़िलाफ़ थे, क्योंकि तब तो ये सब बहसें हुआ करती थी। हम लोगों ने जो सुना है अपने बुज़ुर्गों से आपको बता रहा हूँ कि भाई सबको मिल के यहाँ रहना चाहिए। जैसे अभी तक ये मुल्क रहा, लेकिन वो दुर्भाग्य रहा, मुल्क बट गया, हम वो लोग इधर रह गए। तो मेरे ख़ानदान से कोई पाकिस्तान गया नहीं। अच्छा। हाँ, हम लोग इधर ही रह गए। ख़ानदान से कोई नहीं, कोई नहीं गया, हम लोग इधर ही रह गए। और कोई दूर दराज का गया होगा तो नहीं जानते, कोई इमीडिएट रिलेशन में चचा मामू खालू खाला में से कोई नहीं गया। तो हम लोग अपना वे हिंदुस्तानियत में रचे बसे और अपने लोगों को साथ लेकर के। आपके वालिद ज़ैनुल बशर साहब की तालीम कहाँ से हुई मुकम्मल? वो उन्होंने क्वींस कॉलेज बनारस से पढ़े जी। उसके बाद वो अलीगढ़, वो क्या नाम है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चले गए जी। और वहीं से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी किया जी। MA भी फ़िलासफ़ी में किया और MA फ़िलासफ़ी में किया, उसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। बहुत अच्छा लिखते पढ़ते थे, बहुत अच्छा बोलते थे, और ये तमाम उन लोगों ने सब काम किया। आप उनके लिटरेचर के बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे, उनकी बहुत सारी। वो बहुत पढ़ते थे। अच्छा। लिखा तो उन्होंने कुछ नहीं, जो लिखा वो तरतीब में नहीं आया। अच्छा। लिखा बहुत उन्होंने, लेकिन वो तरतीब में नहीं आया। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तरतीब में लाएं, वो लाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे। बहुत लिखते थे, बहुत पढ़ते थे, बहुत बड़ी लाइब्रेरी मेरे यहाँ मेरी है बनारस में, उन्हीं की बनाई हुई। अच्छा। इतनी किताबें वो ख़रीदते थे जी। और बड़े गरीबों की मदद करने वालों में से थे। बहुत मदद किया उन्होंने और बहुत अच्छे तरीके से वो ज़िंदगी अपनी उन्होंने गुजारा, और हम लोग उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आवाम से अभी भी पूरी तौर पर सरोकार है। वो सियासत में हम लोगों को एक बात की तरबियत दिया करते थे कि राजनीति में अगर आपको काम करना है तो 2 काम करना चाहिए। एक तो राजनीति को पेशा नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, पैसे के लिए राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप पॉलिटिक्स करिए, कारोबार कीजिए और कुछ खर्चा कीजिए आवाम पर। और दूसरा, राजनीति में टिकट की कामना तो करना चाहिए जी। चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन लाइन लगा के टिकट नहीं मांगना चाहिए, ये उनकी बेकल नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए टिकट के लिए। उससे बेइज्जती भी होती है और लोगों को लगता है कि किसी लालच से ये सियासत में है।
और वो अगर दो अमल उनका कहना था, अगर आप करेंगे तो आप कभी समाज में रुसवा नहीं होंगे, आपकी राजनीति हमेशा सुरखुरू रहेगी। आप पद पे नहीं रह सकते हैं, लेकिन सियासी ज़मीन आपकी हमेशा मजबूत रहेगी। ये उनका तजुर्बा था जो कि हम लोगों ने इस्तेमाल किया और ये पाया कि वो एकदम 100% सही कह रहे थे। तो जैसा आपने बताया, यही खैर दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हाँ। कि वो 10 साल पार्लियामेंट रहे। हाँ। और 48 साल AICC मेंबर रहे। हाँ। इसके और अलावा 5-7 साल से तो हम ही AICC मेंबर हैं, हो गया हम ही 5-7 साल हो गया। और वो किन पदों पर रहे? अरे वो तो बहुत से पदों पर रहे साहब, वो तो तमाम बहुत सी कमिटीज़ के चेयरमैन रहे जी। यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। हाँ, वहाँ गए वो। और वो जो स्पीकर पैनल होता है जी, उस पैनल में वो रहे, प्रिसाइड करते थे लोकसभा को। अच्छा। हाँ, और वो बहुत से मामलात में रहे उनका, तो मतलब ये कि और मिसेस गांधी और वक्त के बड़े पाबंद थे। मिसेस गांधी उनको बहुत ज़्यादा मानती थी। एक बार मिसेस गांधी ने उनसे कहा कि उनके एक दोस्त थे श्यामलाल यादव जी, जो केंद्रीय कृषि मंत्री थे। अच्छा। बहुत अच्छे दोस्त थे वो, बनारस से MP भी रहे। अच्छा। राज्यसभा में भी कई बार रहे जी। तो मिसेस गांधी ने उनसे पूछा कि साहब बशर साहब बताइए कि आपको मिनिस्टर बना दें कि श्यामलाल जी को बना दें। तो उन्होंने हंस के कहा कि श्यामलाल जी को बना दीजिए, वो ज़्यादा परेशान रहते हैं बनने के लिए। और उनको बना दिया, उनको मिनिस्टर बना दिया मैडम गांधी ने। और उसी शपथ ग्रहण समारोह में ही श्यामलाल जी को बुला के कहा कि मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने आपके लिए कहा था। अच्छा, ये बता भी हाँ, बता भी दिया। लेकिन ये बड़ा अच्छा जुमला, ये बड़ा परिचय। हाँ, ये बहुत बढ़िया। हाँ। अब बड़ी दोस्ती थी, बहुत दोस्ती थी, बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। और वो भी उनको बहुत मदद करते थे। हंसी में कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने बना दिया। श्यामलाल यादव जी बहुत बड़ी शख्सियत थे, लेकिन ऐसी दोस्ती थी, ये मैं बता रहा हूँ। हाँ, आज ये बात नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। आज कोई किसी के लिए नहीं कह देगा कि जाने दीजिए, उन्हीं को बना दीजिए, अपनी ही सिफारिश। हाँ, बंद कमरे। हाँ, जाने दीजिए उन्हीं को। प्राइम मिनिस्टर पूछ रही हैं, वो भी मैडम गांधी जैसी, अब कह रहे हैं कि नहीं, उन्हीं को बना दीजिए। ये मतलब ये हम उस वक्त की ये कहानी सुना के उस वक्त के सियासी लोगों के मिजाज को बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद, हाँ, कि ये नहीं था कि वो MP हम मिनिस्टर बन जाएंगे तो कुछ ज़्यादा हो जाएंगे या कुछ कम हो जाएंगे। अरे हम लोग सब लोग बराबर हैं, वो मिनिस्टर है, कोई बात नहीं है। ये जाते तो मिनिस्टर तुरंत बाहर आ जाते थे। देखिए, एक चीज़ ये भी थी, इस तरह के लोगों में जो शख्सियत आपके वालिद मरहूम की रही, इन लोगों को अपनी खुद की काबिलियत पे इतना कॉन्फिडेंस मालूम था कि हम मिनिस्टर हो ना हो, अगला मिनिस्टर हो जाए, हमारी सेहत पे, हमारी सियासत पे कोई फर्क नहीं, वही इज्जत रहती थी, डर नहीं था। वही इज्जत रहती थी, अपने कैरेक्टर पे इतना। आज के राजनीति में एक MP और एक केंद्रीय मंत्री के ओहदे और तौर तरीके और बर्ताव में बहुत फ़र्क हो गया। ये चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है। क्या हो गया? आप एक काम में लग गए हैं, बस MP वो भी है, MP ये भी है, आप एक काम में बस लग गए, दूसरे आपको एक जिम्मेदारी दे दी गई बस। ये तो इस तरह है कि आप इस सोफे पर नहीं बैठ के उस सोफे पर बैठ गए। वक्ती है, जब चाहें आपसे। लेकिन आज देखिए, आज इतना फर्क हो गया, इसीलिए उन पदों की अहमियत दूसरी हो गई। पहले लोग ये नहीं समझते थे, ठीक है, टिकट बांटने ये लोग जाते थे। मेरे वालिद साहब ये किस्सा बताते थे कि जैसे किसी को टिकट बांटने गए गांव में, जैसे बैजनाथ यादव हैं धानापुर से, उनको ये टिकट देने गए कि आप चुनाव लड़ जाइए। उन्होंने कहा कि अरे बशर साहब, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लड़की की शादी है, ओके कह नहीं तब फ्री हो। तो उन्होंने कहा भाई क्या दिक्कत है लड़की की शादी में, कर लीजिए। करे उसमें 2-3 हज़ार रुपया लगेगा, तो अब वो कर लें, चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो पैसा कैसे करेंगे, तो चुनाव में तो पैसा मिलेगा नहीं, कैसे कुछ काम वाम कर लें। तो कह भाई हम लोग चंदा दे के आपको दे दें, तो हाँ कह तब करेंगे, तब लड़ जाएंगे, व्यवस्था कर दीजिए। ये था मतलब टिकट दिया जा रहा है, मना कर रहे हैं, और लोग मना, वो MLA हो गए। क्यों? उसके पीछे एक वजह थी।
पहले लोगों को ये लगता था हाँ कि जब आप किसी पार्टी का टिकट ले रहे हैं तो एक जिम्मेदारी ले, हाँ, मना करते थे उस लोग। जिम्मेदारी को हमें निभाना है हाँ और कहीं उसमें हम कुछ कमी ना रह जाए, हाँ। इस बात को महसूस करते थे। आज टिकट पाने की एक दौड़ है हर तरह। अच्छा, एक बात और इसमें हम जी। आपसे कहेंगे, जी। सियासी बात हो रही है तो जो हमारे बिल्कुल। तासुरात हैं बता दें। आज देखिए जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है वो बहुत गिर रही है, घट रही है। उसकी वजह दो है। आप एक समाज को एक यूनिट बना लीजिए, आप एक परिवार को, 4 भाई हैं, उसमें एक भाई हेडमास्टर है और एक भाई कुछ और है, एक भाई खेती करता है, एक भाई पुलिस में है और एक छोटा भाई है वो मतलब पढ़ता लिखता ठीक से नहीं है, कर लीजिए कि आवारा टाइप का, ठीक है ना। चलती है हेडमास्टर की और डांट के सबको ठीक रखता है, टाइम पे नहीं आए, रात में कहाँ आते, दिन में कहाँ आते, सब थर 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 काँप रहे हैं। परिवार को एक मूल्यों के आधार पे, हाँ वैल्यूज़ के आधार पे एक वो चला रहा है, जो मानवीय मूल्य होते हैं, शराफत, इंसानियत, प्रबुद्धता, समय का पाबंद, झूठ से दूर, बेईमानी से दूर, एक चरित्र, एक परिवार का जो चरित्र होता है, इस देश के का चरित्र बहुत अच्छा है, उस चरित्र के हिसाब से अपने परिवार को वो चला रहा है, वो मुखिया है। अब आने वाले समय में बदलाव क्या हुआ कि जो कुछ आवारा टाइप का जो भाई था उसका, वो साहब सभासदी का इलेक्शन लड़ गया, क्योंकि थोड़ा बहुत चक्कूबाज भी था वो, अब वो सभासद हो गया। हाँ। फिर किसी विधायक जी, मंत्री जी ने उस पर हाथ रख दिया तो वो विधायक हो गया। अब एक दिन जो विधायक बन के आया और उसके भाई अपना उसको चारित्रिक मूल्यों का बखान करने लगे तो उसने कहा अच्छा चुपचाप बैठो, फालतू बात अब मत करो, अब हम जैसे कह रहे हैं वैसे करो, हम कामयाब है तुम नहीं हो। तो अब वहीं से बिखराव मूल्यों का शुरू हो गया और गलत तरीके की लीडरशिप धीमे धीमे डेवलप होने लगी पूरे देश में। कामयाबी का पैमाना ही बदल गया। और दूसरी बात, एक तो वजह ये हो गई कि आप गलत आदमी को आगे ले आए। अब क्यों लाए? क्योंकि जितने बड़े नेता हैं, हम हैं, आप हैं, हम किसी एक को कह के अपनी वो किसी से बुराई लेने का हमारा वो मकसद नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है कि हर आदमी अपने कद से छोटे आदमी को अपना नेता बनाता है, अपने से काबिल आदमी, बराबर भी नहीं, हमसे कम वाला, अपने से काबिल आदमी। गांधी जी ने, आप गांधी जी को ले लीजिए, गांधी जी के समय में जो लीडरशिप थी देश की, कांग्रेस की हो चाहे नॉन कांग्रेस हो, थोड़े से थे नॉन कांग्रेसी भी, वो उसमें ज़्यादातर लोग गांधी जी से ज़्यादा काबिल थे, लेकिन नेता गांधी जी थे। तो उन्होंने क्यों थे? क्योंकि उन्होंने किसी को काटा नहीं, आगे बढ़ाया। हाँ, एक एक स्टेट के लीडर काबिल लोग थे, बहुत काबिल जी, ना, तो बड़े बड़े लोग हुए। अब क्या, अब इरोजन हो गया धीमे धीमे। बड़े आदमी ने अपने से छोटे, उसने अपने से छोटे, उसने अपने से छोटे, हालत ये हुई कि जो स्तरहीन व्यक्तित्व राजनीति में आ रहा है उसकी वजह से मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राजनीति में अगर अच्छी पर्सनालिटी नहीं आएगी और आप लोकतंत्र भी रखना चाहते हैं और अच्छे लोगों को राजनीति में लाना भी नहीं चाहते हैं, तो ये दो ऐसी चीज़ है कि आप दिन तो देखना चाहते हैं लेकिन धूप बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये ऐसी बात हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल, कि आप उजाला तो चाहते हैं, सूरज नहीं चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं और अच्छे लोगों को लोकतंत्र में नेता नहीं बनाना चाहते। तो उसी तरह है कि आप उजाला चाहते हैं और सूरज नहीं चाहते कि गर्मी देगा वो। ये गांधी जी वाली जो आपने बात करी, ये इस परंपरा को किसी हद तक नेहरू जी ने भी कायम रखा। नहीं, वो नेहरू जी वो उसी पीढ़ी में मान लीजिए आप। उसके बाद सन 80 के बाद ये सब शुरू हुआ। ये सब 80 तक कुछ नहीं हुआ, 80 के बाद, हाँ 80 के बाद और 90 के बाद और 2000 के बाद और ये हो रहा है। ये मेरा कहने का मतलब है। आज तो 22 है, ये 30 सालों में हुआ, पहले कुछ नहीं हुआ। 40-45 साल तो मुल्क बहुत लीडरशिप के एतबार से बहुत अच्छी तरह चला, क्योंकि जो नेता आए थे वो राजनीति में कुछ लेने नहीं आए थे, वो त्याग और उत्सर्ग की भावना से, देश को समर्पित करने की भावना से राजनीति में आए थे अपने को।
ये बदला हुआ है। त्याग, तो वो त्याग उत्सर्ग की भावना 40 साल 45 साल चली। उसके बाद जो लीडरशिप डेवलप हुई वो किसी एक पॉइंट पे वो लीडरशिप जिम्मेदार है। वो किस पॉइंट पे है ये एक विवेचना का भी विषय है और शोध का भी विषय है कि किसी एक पॉइंट पे आकर के किसी लीडरशिप ने गलत परंपरा डाल दी, गलत लोगों को राजनीति में लाया। वहीं से शुरुआत हो गई। और हर तरफ हुई, पूरे देश में हुई, हर दल में हुई, सब तरफ हुई। हाँ। तो सलमान साहब, आपसे बात अगर करते रहेंगे तो मुझे लग रहा है पूरा दिन गुजर जाएगा। आपसे यकीनन बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके बारे में और ख़ास तौर से आपके वालिद के बारे में। और आपको भी ये बताऊं कि ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम किसी शख्सियत से उसके वालिद के बारे में, क्योंकि वो हमारी अनमोल कड़ी की फहरिस्त में, बिल्कुल जैसा आपने बताया उनकी पूरी ज़िंदगी कांग्रेस में रही, तो इस पर बात कर रहे हैं। मतलब जनरेशन्स को जोड़ रहे हैं कि जो जनरेशन बाय जनरेशन कांग्रेस में है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हम ढूंढ के उनसे मिलें और आज के लोगों को ये बता पाएँ कि अभी भी कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो जनरेशन बाय जनरेशन कांग्रेस में हैं। और बात करके यकीनन बहुत अच्छा लगा। एक आखिरी बात मैं कह के ख़त्म करने से पहले जी ज़रूर, कि अभी जैसे आप, मुझको लगता है कि इस बात के लिए भी आप कोशां हैं कि अच्छे लोग सियासत में आए, जो उस वजह से ये आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको मैं अपनी तरफ से बड़ा मुबारकबाद दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस भी मजबूत हो, इस बात के लिए आप आ रहे हैं। हम लोग कांग्रेसमैन हैं, हम लोगों का मानना है कि कांग्रेस मजबूत होगी और कांग्रेस के ही रास्ते से देश का भला हो सकता है, ऐसा मानना है। इस मानने की वजह से आप आए हैं। तो इस बीच में मैं अपने इलाके में, लोहता एक जगह है बनारस में, वहाँ मैं एक बहुत ही आला शख्सियत BUMS डॉक्टर थे, उनका भी स्वतंत्रता संग्राम परिवार था, और उनसे भी मैंने कहा कि आप भी थोड़ा सा सक्रिय होइए। एक कहानी सुना रहा हूँ आपको। जैसे आज आप निकले हैं तो मैंने भी कहा सक्रिय होइए और आप लोगों की मुल्क को ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि सलमान साहब एक शेर हमको इस पर आपके लिए कह दूँ, और उस शेर से मैं अपने जज्बात की अक्कासी कर दूंगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल थे वो। और वो अभी आपको बता ही चुके कि कैसे सही लोग किनारे लगते चले जा रहे हैं, वो भी किनारे बेचारे लगे हुए थे। उन्होंने बहुत अच्छा शेर यूँ कहा कि किसके दर पे चलें जाके कहाँ सर रख दें, किसके दर पे चलें जाके कहाँ सर रख दें, कौन ले जाके कहाँ अपना मुकद्दर रख दे, कौन ले जाके कहाँ अपना मुकद्दर रख दे। खुददारी इतनी कि कतरा भी न मांगा जाए, खुददारी इतनी कि कतरा भी न मांगा जाए, और प्यास इतनी कि कोई ला के समंदर रख दे, प्यास इतनी कि कोई ला के समंदर रख दे। इतनी खुददारी है कि हम कतरा नहीं मांग सकते, और प्यास इतनी है कि समंदर रख देगा तो पी जाऊंगा, कम पड़ जाएगा। हाँ, पी जाऊंगा। तो ये हालात हैं। हम लोगों को एक ऐसे हालात को मिल के एक अच्छा हिंदुस्तान बनाना है, कांग्रेस को मजबूत करना है और कांग्रेस के लीडरशिप को मजबूत करना है। तो कम से कम हम लोगों को, अच्छे लोगों को जोड़ के चलना है। और इस कड़ी में आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत मुझे मसर्रत है और काबिले तारीफ़ है, और इसी तरह से अपनी आप नौजवानी इसमें लगा रहे हैं। मेरी आपको शुभकामना भी है, मैं आपकी सराहना भी करता हूं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद।